एमबीए का कैसे मतलब सोचा आपने? कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बस क्वेश्चन लगाता गया प्रैक्टिस। क्वेश्चन पे या फिर किसी सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करना है। एग्जैक्टली। आपको एग्जाम निकालना है। हाँ। तो आपको एग्जाम के बेसिस पे पढ़ना होगा। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद जब पहला मॉक दिया था तो इसको पहले ही अच्छे आ गए थे या फिर डाउन थे? बस रूल वही है कि पहला तो प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको आप लेक्चर्स देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर से क्वेश्चन बनाएं। अगर आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहा है यानी कि आप में इम्प्रूवमेंट है, वही प्रोसेस पे चलते रहें, वही जो आपका स्टाइल है उसी से चलते रहें। और अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, 2-3 महीने पढ़ने के बाद भी आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा तो कुछ और तरीका अपनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है आयुष, जो कि सीओक्यूपी 12 कैटेगरी के अंदर में एमबीए में AIR 4 हासिल करके आए। तो हम इन्हीं से जानेंगे इनका इंट्रोडक्शन कि आयुष कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इन्होंने इस तैयारी को करने का सोचा। तो आयुष, ओवर टू यू, बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम आयुष है, मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग हॉली क्रॉस और चिन्मया विद्यालय से किया हूँ, बोकारो से ही। और फिर ग्रेजुएशन जो है वो BHU में बॉटनी ऑनर्स से किया हूँ। उसके बाद मैं 3rd ईयर से MBA की तैयारी शुरू कर दिया। ओके। तो जैसे कि आपने बोला कि बॉटनी से आपने किया, तो बॉटनी बहुत ही अलग फील्ड है और MBA बहुत ही अलग फील्ड है। तो MBA का कैसे मतलब सोचा आपने कि MBA करना है मुझे MBA की ओर ही जाना था। अच्छा। बॉटनी मैंने लिया था और मुझे सही टाइम पे पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। तो मतलब प्रीवियसली ऐसा कुछ साइंस के कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत आपका रहा? बायोलॉजी से रहा। हाँ, तभी बॉटनी लिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सीयूटी पीजी के लिए जो आपने प्रिपेयर किया है वो कितना समय दिया आपने, और मतलब कुछ ऐसा एक बैकग्राउंड रहा कुछ इस एग्जाम को लेकर? मैं साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सबका सिलेबस लगभग सेम है, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तीनों का सिलेबस सेम है। तो साथ ही साथ मैंने CUET PG का भी तैयारी किया। तो इसका प्रिपरेशन में लगभग किसी को 4-5 महीने लगेगा। मैं पर्सनली 1 साल पढ़ा हूँ। अच्छा। अगर सारा एग्जाम मिला दे तो मतलब कि 1 साल से ऐसा था कि आप सिलेबस से यूज टू थे। हाँ। चाहे वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे रहे थे। तो यहाँ पर कहीं पर डिफिकल्टी फेस किया आपने? 1 साल से प्रिपेयर किया, डिफरेंट एग्जाम को टारगेट किया, फिर सीयूटी पीजी को भी एक समय के लिए टारगेट किया होगा आपने। कि भाई चलो थोड़ा सा डेडिकेटेड इसके लिए करते हैं। तो इस पूरे माहौल में, पूरे 1 साल के अंदर में कभी ऐसा हुआ, कुछ डिफिकल्टीज आया, डिमोटिवेट हो गए कि यार मैं बहुत सारे एग्जाम्स को देख रहा हूँ, अब क्या करूँ, किसको दूँ किसको ना दूँ, क्या करूँ? ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा होता है, लेकिन सबका सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। तो एग्जाम स्पेसिफिक अगर आपको पढ़ना है तो कुछ कुछ अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल SSC CGL का मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सेम है लगभग, और उसमें GK एक्स्ट्रा है, तो GK को एक्स्ट्रा पढ़ना हो रहा है। हाँ। और CUET में कुछ ही टॉपिक्स है, तो और अच्छे से इसको कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उधर DI का प्रॉपर वो चीज़ नहीं है, इस तरफ है। हाँ, इस तरफ CUET में DI ज़्यादा है। तो DI को कैसे टैकल किया फिर? क्योंकि पीजी में बाकी 3 तो आपके थे। हाँ। DI को कैसे टैकल किया? इस बार चेंजेस भी किए गए इस बार? कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बस क्वेश्चन लगाता गया। प्रैक्टिस, बस है ना? प्रैक्टिस। देखो यार, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना? आप जितने भी बहुत तैयारी कर चुके हैं, बहुत रिवीजन कर चुके हैं, आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं और एडवांस बिल्कुल स्टूडेंट बन चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आप ब्रेक हो जाओगे और आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। हम बात कर लेते हैं एक बार मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया था? हाँ। तो मॉक टेस्ट का क्या स्ट्रेटजी रहा आपका? कैसे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे? उसके बाद, देने के बाद भी की प्रक्रिया जो आपकी रहती थी वो क्या रहती थी? मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, तो क्योंकि रीजनिंग मेरा पर्सनली स्ट्रांग है बहुत, तो पहले रीजनिंग का सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। कुछ अगर जो नहीं हो पाता था तो वो लास्ट के लिए छोड़ देता था। ठीक है। उसके बाद फिर मैथ्स इंग्लिश साथ में, मतलब कि मैथ्स में 1 राउंड क्वेश्चन लगाया, तो जो बना वो कर लिया। उसके बाद फिर इंग्लिश पे, ठीक है। फिर जो मैथ्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन है और रीजनिंग का डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब 3-4 राउंड में फिर खत्म करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई सवाल आया और जिद पकड़ लिए जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं इसको। नहीं, ऐसा क्योंकि टाइमर है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप जिद करोगे, अगर उस क्वेश्चन पर ईगो पर लिए, तो एंटी जो है वो आपको ईगो पर लेगा, बोलेगा चल बाहर निकल, अब हो गया। क्योंकि एक्स में अटेम्प्ट करने हैं ना, टाइमर है। सर, आपको किसी क्वेश्चन पे या फिर किसी सब्जेक्ट पे PhD नहीं करना है। एग्जैक्टली। आपको एग्जाम निकालना है। हाँ। तो आपको एग्जाम के बेसिस पे पढ़ना होगा कि किस तरह से एग्जाम निकलता है, ना कि आपको किसी सब्जेक्ट पर PhD करना है। एग्जैक्टली। अब सीयूटी पीजी में क्या है कि जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स का दिया गया है, 75 क्वेश्चंस करने हैं। ये कैसे हैंडल किया? मैक्सिमम क्वेश्चन, अब स्कोर अच्छा लेकर आए हो तो ये स्कोर लाने के लिए 240 स्कोर, राइट, 260 स्कोर, राइट, तो 260 नंबर लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये मैनेजमेंट कैसे किया फिर?
पिछले ईयर्स के मुकाबले इस बार थोड़ा टफ था पेपर, और मैं सोचा था कि पहले ही अटेम्प्ट कर लूँ और टाइम बच जाए तो रिवीजन कर लूँ, पर ऐसा नहीं हो पाया था। मैंने लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक अटेम्प्ट किया और सारा लगभग हो गया था। तो इस बार और सर मैंने बस प्रैक्टिस किया, उसी से स्पीड बढ़ता है। जब प्रैक्टिस एक्यूरेसी के साथ, कि गलत ना हो, प्रैक्टिस के टाइम पे सिर्फ एक्यूरेसी देखना है कि आप कितना सही कर रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड जो है वो खुद ही खुद बढ़ जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि देखो आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो ना, तो पहले भी इस बात का जिक्र मैंने कई बार बच्चों के साथ किया है, पहले भी आयुष से जब मेरी बात हुई थी, तो टाइमर लगा कर किया करो। एक टाइम मैनेजमेंट तुमको सीखना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन पर तुम्हारा कितना समय जा रहा है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर 50 क्वेश्चन लगा लिए, 20 ही क्वेश्चन लगाया, उस 20 क्वेश्चन ने कितने देर में किया, 1 घंटे में किया या 15 मिनट में किया, ये बहुत मैटर करता है। तो टाइमर लगाकर हमेशा चेक किया करो कि एक क्वेश्चन पर कितने मिनट जो हैं, कितने सेकंड आपके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पर मिनट जाना है, सेकंड्स में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पेपर है, तो रीजनिंग के कई सवाल ऐसे हुए होंगे, इंग्लिश के रहे होंगे जो सेकंड्स में हो गए होंगे, मिनट की जरूरत नहीं है। मिनट्स की जरूरत नहीं पड़ती उधर। तो ये मैनेजमेंट अगर बनाकर रखा जाए तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन सेकंड में, वैसे अगर देखोगे तो हर सवाल पर अगर डिवाइड करें हम, तो 1 मिनट से ज़्यादा का समय है ना, 90 मिनट 75 क्वेश्चन, तो वो है। और कुछ सवाल अगर सेकंड्स में हो रहे हैं, तो क्वांट जैसे पोर्शन हो गए, DI जैसे पोर्शन हो गए, वहाँ पर समय देकर हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और सर कुछ सवाल है जो 3-4 मिनट में बनने वाला है, हाँ, तो उसको उतनी ही देर में बनाइए। हाँ, जैसे जिस क्वेश्चन को 5-6 सेकंड में बन रहा है उसको तुरंत, और जो 3-4 मिनट वाला क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाला है, जो लेंदी क्वेश्चन है, उसको उतना ही देर में बनाइए। और उसके लिए समय बचेगा कहाँ से, वही सेकंड वाले से बचेगा। सेकंड में अपना सॉल्व करके निकलो। अब एक ओवरव्यू तो लेना पड़ेगा पेपर का। आपने लिया था, जैसे कि एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो एक बार क्या ओवरव्यू लिया कि हाँ ये सब तो मैं कर लूंगा, तो पहले उसको निपटा लेता हूँ। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आता है ना सर, तो वैसे तो नहीं देखा, बनाता गया। तो यहाँ पर इनकी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि इन्होंने उस चीज़ को कर लिया। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न भी ऐसा था कि रैंडम क्वेश्चंस थे। मतलब वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड नहीं थे कि एक बार सारे आ गए इंग्लिश के, एक बार सारे आ गए मैथ के। रैंडम इंग्लिश आए, फिर बीच में रीजनिंग आ गया, कुछ ऐसा करके ये चीज़ इस बार रहा है थोड़ा सा। तो ये भी डिफिकल्टी कहीं नहीं बच्चों को फेस किया है। तो जो नए बच्चे देख रहे हैं, है ना, उनके लिए ये सीख है कि आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। जब भी प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ। मॉक्स लगाना तो बहुत ज़रूरी है ना, वो तो करना पड़ेगा। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद जब पहला मॉक दिया था, तो स्कोर पहले ही अच्छे आ गए थे या फिर डाउन थे एकदम? पहले तो बहुत बेकार स्कोर आया था। इतना आया था कि कहीं नहीं हो पाता, मतलब लोअर देन एवरेज। उसके बाद फिर वही आपका चैनल देखा और फिर आपसे पढ़ा, फिर और भी मतलब क्वेश्चंस लगाया, फिर प्रैक्टिस किया खुद से, फिर धीरे धीरे करके मतलब वो स्कोर इम्प्रूव होता गया। क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि इतना कम स्कोर था कि कहीं हो भी नहीं सकता, तो मतलब बहुत ही लो रहा होगा। और वहाँ से पहुँचने में 260 मार्क्स तक पहुँचने में ऑब्वियसली मेहनत लगी होगी। तो प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक्स, उसको एनालाइज करना, मिस्टेक्स को सही करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर गार्जियन का क्या रोल रहा? घर आप बिल्कुल घर में थे या कहीं बाहर रहते थे? घर पे रहते थे। तो फिर अब घर पे रहने में गार्जियन भी है घर में, तो उनका एक सपोर्ट, एक रोल रहा होगा। हाँ, गार्जियन का बहुत सपोर्ट रहा है ना। क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो यार आप देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो आपसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हैंडल कर लेंगे उस चीज़ को। अगर वो हैंडल कर रहे हैं, आप अगर घर पर हो, आप इतने मतलब ब्लेस्ड हो कि आप घर पे रह के आप पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं यार, है ना, वो रेंट भी दे रहे हैं, अपना खाने का भी चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ करते रहते हैं, फिर भी मैनेज करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप घर से करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आप और ज़्यादा समय दे सकते हो, है ना, पढ़ाई को। तो ये अगर कोई बच्चा ऐसा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। बाकी जो नए बच्चे हैं अब 2027 में अब जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग जगे हैं अभी, बाकी की नींद तो खुलेगी जाकर वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी नींद खुलती है, मार्च में पेपर रहता है। तो उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे बिल्कुल अभी, पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल जो बिगिनर है, एकदम शुरू करेगा, सिलेबस को देखेगा, सर्च करेगा गूगल पर जाकर CUT PG एग्जाम क्या होता है, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या बोलना चाहोगे? सर पहले तो कोई भी अगर शुरू करे तो सबसे पहले मॉक टेस्ट बनाए, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर कोई बनाए, उसमें देखे कि कितना नंबर आ रहा है, उससे पता चलेगा आप कितने पानी में हो और कितने तेज हो। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको आप लेक्चर्स देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर से क्वेश्चन बनाए। अगर आपका मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, यानी कि आप में इम्प्रूवमेंट है, वही प्रोसेस पे चलते रहें, वही जो आपका स्टाइल है उसी से चलते रहें।
और अगर नहीं इंप्रूव हो रहा है 2-3 महीने पढ़ने के बाद भी आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा, तो कुछ और तरीका अपनाएं। जैसे कोई और टीचर से पढ़े, हो सकता है वो टीचर से आप ये कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम है, तो कोई और अप्रोच से लगाएं कि जब तक आपका मार्क्स मेन है। अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मेन है मार्क्स बढ़ाना है। ये नहीं देखना है कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, क्योंकि सिलेबस तो अभी मेरा भी बहुत बाकी है। तो ये नहीं देखना है कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, आपको केवल मार्क्स इंक्रीज़ करते रहना है, मार्क्स इंक्रीज़ करते रहना है। और जब तक एग्ज़ाम हो जाता है तब तक आपको यही करना है। एग्जैक्टली। और जो बच्चा इस बार मान लो कि तैयारी भी किया है और नहीं अच्छे नंबर आए, एमबीए के लिए एक अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑलमोस्ट 88-90% स्कोर करोगे तब अच्छा कॉलेज मिलेगा एमबीए के अंदर। हाँ। अब जो बच्चे नहीं स्कोर कर पाए, 100 के आसपास रह गए, 150 के आसपास रह गए, अच्छे कॉलेज नहीं मिल सकते उनको। तो एज अ ड्रॉपर अगर आप सोचो, तो अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, या उनको क्या करना चाहिए अब, जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, कर किए हैं स्कोर बट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां आप पहुंच पाए, तो उनको क्या करना चाहिए अब, क्योंकि सिलेबस तो उनका हो चुका है। हाँ, सिलेबस अगर हो चुका है, अगर ड्रॉपर है, तो आप फिर से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसी स्पीड में, इनफैक्ट और ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सिलेबस को, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको पता है क्या पढ़ना है। तो आप बस प्रैक्टिस 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 करते रहो। राइट। तो बस रूल वही है कि पहला तो प्रैक्टिस करते रहो, दूसरा कि पहले रूल को फॉलो करो। एग्जैक्टली। और रिवीजन क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यार पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, लास्ट में मॉक दे लेंगे, या रिवाइज करते रहना चाहिए? नहीं, मैथ्स और रीजनिंग का बोले तो मैथ्स रीजनिंग में तो क्वेश्चन मेन होता है। जैसे इंग्लिश में आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे ग्रामर वगैरह, और वो क्या भी याद करना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपको मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। एग्जैक्टली। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग में एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हो, फॉर्मूलाज याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कुछ आपको रटना ही पड़ेगा मैथ्स में। फॉर एग्जांपल जैसे 5% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें, तो फिर अगर वो 2 इयर्स पे होता है 10.25 हो गया, फिर 15.7625। कुछ वैल्यूज आप अपने माइंड में सेट कर लो, है ना? तो ये सब आपको याद करने हैं। जितना आप याद कर पाओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाओ और स्पीड में बनेगा। क्योंकि रटा हुआ जो है वो जल्दी तुरंत स्पीड में बनता है। आप वहाँ पर फॉर्मूलाज निकालने नहीं जाओगे एग्जाम के टाइम पे। एग्जैक्टली। और वैसे ही वो स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, आप बच्चे याद नहीं करते। अगर आ गया तो मल्टीप्लाई कर करके वो निकाल रहा है, तो वहाँ पर वो टाइम वेस्ट है, आपका टाइम जा रहा है। तो ये सब मत करिए, आप याद कर लो कुछ चीज़ें, ऐसा रिकॉल करते रहो, वो अपने आप याद हो जाता है, या लिख लिख के कर लिया करो, वो भी बेस्ट है। ठीक है। तो और सर, और सर एग्ज़ाम के टाइम में ये तो पढ़ने का हो गया। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एक है कि आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव बहुत कम है। मतलब 4 में 1 नेगेटिव है। तो फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन है और आप एक अटेम्प्ट, 5वां अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको नहीं आता है, आप इंटेलिजेंट गेस कर रहे हो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है अगर, तो अगर आप 5वां अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपका 1 सही हो गया, तो वो 4 नंबर आ गया और इधर का 4 नेगेटिव हो गया, यानी कि नेट 0 हो गया। आपका कोई नेगेटिव नहीं हुआ। और अगर 2 सही हुआ तो पॉजिटिव, 3 सही हुआ तो और ज़्यादा, 4 हुआ। और अगर नेगेटिव एक ही केस में हो सकता है, तब कोई सही नहीं हो, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका पॉजिटिव नंबर आए। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग इस बात को सुन रहे होंगे वो फिर गेस पे ही काम करेंगे और सिर्फ तुक्का ही मारेंगे। नहीं, पढ़ना ज़रूरी है ना? तो ये जो बात आयुष ने कहा है, ये करना, लेकिन बिना पढ़े मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर सिलेबस कवर नहीं है, अब अगर सिलेबस कवर है, अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है, बढ़िया से मॉक दे रखा है, मॉक में भी अच्छे नंबर आ रहे थे, अब किसी क्वेश्चन को अगर मान लो तुक्का लगाया, तो कहीं पर कुछ एलिमिनेशन करेंगे, कुछ ऐसा चीज माइंड में रहेगा, थॉटफुल रहेगा, तभी तो उसको हम तुक्का लगा रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए तो 2 बचा, प्रोबेबिलिटी आपका 50% है। एग्जैक्टली। तभी तो अब कुछ पता ही नहीं है, जय माता दी या जो भी आप करके आप मार के चले आओगे, तो वो तो दिक्कत है फिर, है ना? अब कुछ क्वेश्चन सही किए हो और बाकी सब के सब नेगेटिव जा रहे हैं, तो फिर तो मार्क्स नहीं आएंगे वहाँ पर। तो अगर पढ़ चुके हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो चुकी है, तभी तुक्का वाला भी काम करना है। एग्जाम डे के दिन का था। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, राइट? ठीक है। बाकी एग्जाम हॉल के अंदर जब एंटर किए तो प्रेशर फील किया था कि पता नहीं क्या होगा आज, कितना ही कर पाऊंगा? एग्जाम हॉल में केवल रिलैक्स रहना है, जो होगा, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, तो बस रिलैक्स रहना है, वही आपका स्कोर अच्छा दिलाएगा। और एग्जाम हॉल के अंदर में भी वही आपके सामने सिस्टम है ना? जो मॉक अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, 10, 12, 15 मॉक देकर जाओ एग्जाम देने के लिए, तो लगेगा कि मॉक ही देने के लिए बैठे हैं। सिस्टम सामने है, वही इंटरफेस है,
क्वेश्चन वही सिलेबस से आने हैं, और माइंडसेट ये लेकर जाना है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। माइंडसेट ये भी नहीं करना है कि आज तो मैं फोड़ के ही आऊँगा, अगर दो सवाल नहीं बने वो सारा जो स्पाइक हो रखा है ना वो सब डाउन चला जाता है वहाँ पर। तो बस पॉजिटिव होकर जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाना है ना, वो भी हार्म करता है, और बहुत डीमोटिवेट होकर भी नहीं जाना है, वो भी हार्म करता है। आप बिल्कुल बीच में रहो, आराम से रहो, पेशेंस रखो और जॉब पेपर दे के आ रहा हो, है ना, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आई थिंक। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बात कर ही ली है। थोड़ा सा एक चीज़ और बात करेंगे, आजकल सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं लोग, है ना, मैं भी एक्टिव हूँ, सारे लोग एक्टिव हैं। मैं भी हूँ। तो प्रिपरेशन के दौरान हम लास्ट के 3 महीने की बात कर लेते हैं, पूरे साल की बात नहीं करते, 6 महीने की बात नहीं करते, लास्ट के 3 महीने बहुत क्रूशियल रहते हैं एग्जाम से पहले, बहुत कुछ कवर करना है, रिवाइज करना है। तो वहाँ पर क्या सोशल मीडिया पर टाइम देना सही है या गलत है? नहीं, टाइम तो बिल्कुल देना सही नहीं है। हम्म। जैसे मैंने आपने इंस्टाग्राम कैसे हैंडल किया? मैं इंस्टाग्राम मेरा अनइंस्टॉल था, कभी कभी इंस्टॉल कर लेता था। हाँ, ठीक है। और व्हाट्सअप मेरा कभी अनइंस्टॉल नहीं हुआ है, तो व्हाट्सअप तो यूज़ करता ही था। क्योंकि उस पे वो काम का उस पे तो जो आया वो आया। हाँ, अब इंस्टा पर है कि हाँ, घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता फिर, है ना, तो ऐसे एप्लीकेशन से थोड़ा हाँ, और यूट्यूब वगैरह से तो पढ़ता था। तो मेरा जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, मतलब 12-13 घंटा उसमें से पढ़ने का बहुत ज़्यादा था। क्योंकि यूट्यूब वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं हम, इस वजह से। ग्रेट। तो देखो, जब फ़ोन हाथ में है या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो डिवाइस, अब वहाँ पर सब कुछ है, इंस्टाग्राम भी है, आजकल स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन बन चुके हैं, सारे लोग इतने एक्टिव हो चुके हैं वहाँ पर। तो अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ करना इज़ नॉट बैड, लेकिन आप वहाँ पर यूज़ करते समय ये सोचो कि कितना समय जा रहा है ना। अगर अब 10-12 घंटे का वॉच टाइम इसका रहा, अब उसमें अगर ये 6-7 घंटे का वॉच टाइम इसका इंस्टाग्राम और बाकी के शॉर्ट्स रील्स में रहे, तो फिर तो कहाँ ही आज ये यहाँ बैठा होता, और ना ही इतने अच्छे नंबर लाकर इनके नाम ऐसे हो रहे होते, राइट? सर, आप इंस्टा वगैरह यूज़ करो, ऐसा करो कि वो आपको यूज़ ना कर पाए। एग्जैक्टली, है ना, सोशल मीडिया आपका यूज़ ना कर ले, ये बहुत ज़रूरी है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देखो, हर बच्चा मेहनत करता है, एक सपना लेकर ही शुरू करता है इस चीज़ को, तो भटकना मत इस चीज़ से। 6-7 महीने कितना समय देना चाहिए? मतलब अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहे तो ऐसा कुछ रूल है कि नहीं तुमको 1 साल देना ही है या इतना? एक ऑन एन एवरेज कितना समय दे ताकि प्रॉपर तरीके से, हाँ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कितना समय देना चाहिए ताकि वो प्रिपेयर हो जाए अच्छे तरीके से? मिनिमम तो 4 महीने में भी हो सकता है, और 8-10 महीने में भी होता है बहुत लोग का, तो वो आप पे डिपेंड करता है डिपेंड्स, कितना समय देना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर सिलेबस कुछ नहीं पढ़ा तो टाइम देना पड़ेगा। पढ़ चुका है तो 5-6 महीने अगर अच्छे से दे लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, मॉक, वही सारी चीज़ें हैं, वो अगर कर लिया तो स्कोर अच्छा है। मेजर मोटिव ही क्या है? अब यहाँ पर पीएचडी तो करना नहीं है, बस है ना, पूरे सिलेबस पे पीएचडी नहीं करना होता है, आपने पढ़ लिया, आपको स्कोर इंप्रूव करना है। जो स्कोर लेकर आ जाएगा, हो सकता है कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ सवाल अगर तुम्हें दे दिया जाए तुम सॉल्व ना कर पाओ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं। अब जो बच्चा 300 आउट ऑफ 300 भी लेकर आया है कुछ पेपर के अंदर में, वो नहीं बन गए, भगवान नहीं बन गए, है ना, हो सकता है ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वो हो जाए, बट मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे उनके लिए भी जहाँ पर वो नहीं कर सकते अभी भी, लेकिन उन्होंने काम वहाँ किया है जहाँ से स्कोर उनके इंप्रूव हो सकते हैं। जो तो ये करना है, जो वीक पॉइंट्स है उन पे अब ज़्यादा फोकस कीजिए, ये नहीं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है वही क्वेश्चन बना रहे हैं, वही क्वेश्चन बना रहे हैं। जो वीक है उस पे करिए, क्योंकि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, ना कि फिर से आपको कोई उसका प्रोफेसर नहीं बनना है। अब बाकी जो हमारे मॉक्स रहे, हमारे सेशंस आपने फॉलो किए, तो वो कहाँ तक बेनिफिट रहा और बाकी बच्चों को क्या रिकमेंड करना चाहोगे? सर, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मतलब जो पढ़ेगा उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगा, और बेसिक टू एडवांस है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, 0 to हीरो वाला है। तो और मॉक टेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न है, तो आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आपको जब एग्ज़ाम देंगे तो वही फील आएगा कि आप अपना 50वां या 60वां मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना, तो वहाँ एग्जाम में ऐसा ना कि एग्जाम देने गए हैं, मॉक देने गए हैं, आज तो इस मॉक में भी अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, ये सोच कर जाओ। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपने सुनी है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसको अप्लाई करिएगा अपने प्रिपरेशन में। बाकी थैंक यू आयुष, आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आज हमारे साथ हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन है और इनके लिए कुछ सरप्राइजेज गिफ्ट्स वगैरह हैं जो इनको दिया जाएगा इनके सक्सेस के लिए। मैं चाहूँगा कि अगले साल जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो
आप भी इतनी मेहनत कर लो ताकि आप भी कल को यहाँ हमारे साथ बैठे रहो, है ना, हम सेलिब्रेट करें आपके रिजल्ट को। आज इनके गार्जियन भी साथ आए तो हम सब साथ में सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो ये मोटिवेशन होना चाहिए। अब मोटिवेशन की बात हुई तो आपका मोटिवेशन क्या रहा? बच्चे मोटिवेशन ढूंढते हैं, क्लास में आते हैं, बोलते सर ऐसा कुछ लाइन बताओ कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। बोले मैं अभी बोलूँगा, अभी हो जाओगे, 1 घंटे बाद फिर से डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मोटिवेशन क्या, कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रखने के लिए आपने क्या किया है? सर मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, कि मोटिवेशन है ज़रूरी कि आप कुछ दिन तक मोटिवेट रहें। हाँ, जैसे मुझे भी जैसे कोई वीडियो भी देख लिया या फिर कोई खुद से ही आता है, जैसे ज़्यादा तो इंटरनल मोटिवेशन ही है। हाँ, एग्जैक्टली। और मेन है कि उस मोटिवेशन को आप कंसिस्टेंट रखिए, आपको ये परसिवरेंस और पेशेंस रखना है, बिल्कुल, बस और कुछ नहीं। है ना। तो ढूंढो मत, वीडियोस मत ढूंढो, मोटिवेशनल थॉट्स सर्च करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं खुद को मोटिवेट करने ज़्यादा की। इंटरनल ही है हाँ, कि ज़्यादा तो अंदर से आना वो काम ना करें, है ना। एक बात सोचो ना कि आपको रिजल्ट लेकर आना है, उस रिजल्ट का वेट सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए? और वो अच्छे तरीके से रिजल्ट लेकर आओ, वही मेन मोटिवेशन है। तो बाकी तो हमने बात कर ली है, और सारे पॉइंट्स को आप गौर से सुनिएगा इस वीडियो में और उसको अप्लाई भी करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और जहाँ पर और भी टॉपर्स के साथ जो है वो बातचीत आप देखोगे। बाकी बने रहिए CUET PG वाला के साथ, जहाँ पर CUET PG की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आपको कराई जाती है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।